अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जो इससे पहले शायद किसी को देखने को ना मिला। और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें कि ये कहा गया था कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, उसके ख़िलाफ़ एक साथ वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त दी जाए। उसके साथ जो ट्रायल के सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए जो शिकें मिलिट्री एक्ट की उन पे लगती थी, उनको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें भी बहाल किया जाए। और उसके अलावा जब तक के सुप्रीम कोर्ट ये अपीलें सुन रही है, तो उससे पहले जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट का आया है उस पर स्टे दे दिया जाए, ताकि जो लोग कैद हैं, जो लोग मिलिट्री ट्रायल्स जिनके के होने हैं, पेंडिंग हैं, उनका मामला आगे चल सके। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का फ़ैसला दिया था, उस ट्रायल से कबल ही, यानी उससे पिछले रोज़ ही 22 अक्टूबर को तकरीबन ये ख़बर भी सामने आई थी कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। और ये वो सिविलियंस हैं जिनको 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में गिरफ़्तार किया गया। और उनकी गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया था। और ये कहा जाता है कि वो जो हमला था वो एक प्लान तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से किया गया था। यही वफाकी हुकूमत की इस्तदा इससे पहले भी मेन केस के अंदर थी, और अब दोबारा उन्होंने वो तमाम तर फैक्ट्स अपनी अपील के अंदर भी अदालत के सामने रखे हैं। अब इस केस के अंदर आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि एकदम तमाम सूबाई हुकूमतें भी एक्टिव हुई और उन्होंने भी यहाँ पर दरख्वास्त डाली, ये अमर भी देखना ज़रूरी है। और मुमकिन है कि जब अदालती बेंच बने तो उसमें ये सवाल भी सामने आए। और उसके अलावा ये भी देखना होगा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से 3 दरख्वास्तें हैं, यानी एक तो वो दरख्वास्त है जो कि फेडरेशन ने दायर की अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, उसके अलावा वज़ारत दिफ़ा की दरख्वास्त अलग और वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त अलग है। और अब इसके अंदर देखना ये है कि 3 वकील जो कि एक ही हुकूमत के हैं, वो अलग अलग कैसे मुद्दा लेंगे, या ये होगा कि एक शख्स यानी अटॉर्नी जनरल या वज़ारत दिफ़ा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, या फिर जो वज़ारत दाखिला के मुमकिन तौर पर वकील हैं अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, वो इन दरख्वास्तों पर दलाइल दे दें और बाकी फिर उनकी दलाइल को अपना लेंगे, या फिर तमाम सूबे बार बार एक बात करेंगे। जितनी दरख्वास्तें आई उनमें एक ही इस्तदा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर 2023 का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। उसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स की शिकें हैं जिनको कि कलअदम करार मिलिट्री एक्ट की शिकें हैं जिनको कलअदम करार दिया गया था, उनको दोबारा बहाल किया जाए, ताकि जो भी सिविलियंस कैद होते हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुमकिन हो सके। एक चीज़ वाज़े करती जाऊँ कि ये वो शिकें थी जिनके तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स का या मिलिट्री एक्ट का दायरा है वो सिविलियंस तक बढ़ाया गया था, वरना जो मिलिट्री एक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी एक्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री के जो अफसरान या उनके जो एहलकार हैं उन पर ही लागू होता है, उसका इतलाक़ सिविलियंस पर नहीं होता। लेकिन उसके अंदर कुछ शिकें शामिल की गई थी, जिसके बाद उसका जो मिलिट्री एक्ट यानी आर्मी एक्ट है उसका इतलाक़ सिविलियंस पर भी हो सकता है। और ये तब हो सकता है जब कोई सिविलियन किसी फ़ौजी को उसके फ़राइज़ के अंजाम देने में वरगलाए, उसके रास्ते में रुकावट बने, या किसी भी तरह से आर्मी के जो भी उनके फ़राइज़ हैं उनके रास्ते में रखना डाले, रुकावट बने। अब इसके अंदर कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिकें भी जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। ये आज जो वफाक की जानिब से दरख्वास्त की गई उसमें कहा गया कि 9 और 10 मई के वाक़यात में, यानी कि जो PTI के लोग कैद हैं उन सबका मिलिट्री ट्रायल दरकार नहीं है, उनको सिर्फ उनका मिलिट्री ट्रायल होगा जिन पर जो आर्मी एक्ट के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिकें लगी हैं, या जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, या फिर कोई ऐसे राज अफशा कर दिए जिनको कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बाहर या दुनिया के सामने ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं थी। इस केस के अंदर शोहदा की जानिब से भी, शोहदा की फैमिलीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ऐलान किया था कि वो भी इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके जो प्यारे शहीद हो चुके उनके साथ ज़्यादती है कि उनके जो शहादत या किसी भी तरह के मामलात में कैद मुल्ज़िमान हैं या मुजरिमान हैं, उनका ट्रायल तो, या उनको तो मिलिट्री एक्ट के तहत आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ हो नहीं सकेंगी। तो ये तमाम मामलात भी जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। अब ये इतनी सारी दरख्वास्तें आ गई हैं, अब इनको अगले 14 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट को समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। और वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त के अंदर एक और बात भी की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिसने कि ये फ़ैसला सुनाया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बना था, तो अदालत इस अमर पर भी गौर करे कि जो वो 5 रुकनी बेंच था, क्या वो कानूनी तौर पर ठीक बना था। जब वो कानून के तहत नहीं बना, जो कि उस वक़्त से राइज कानून है
तो फिर उस एक्ट का दिया गया फ़ैसला भी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी गैर मौसर होगा। इन तमाम बातों के बाद अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले को कितने रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करती है और उस बेंच का हिस्सा कौन कौन लोग होंगे। 5 जजेस जिन्होंने कि पहले फ़ैसला दिया वो तो पहले ही इस बेंच का हिस्सा अब नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। जो बकिया जजेस हैं उन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह पे क्योंकि वफाकी हुकूमत पहले ही एतराज़ कर चुकी है तो मुमकिना तौर पर वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। और अगर इन जजेस के अलावा जो बाकी के जजेस बचते हैं 8 जजेस, उनके हवाले से बताऊं तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा हैं। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा 21वीं आईनी तरमीम के अंदर फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जो फ़ौजी अदालतें वो नहीं होनी चाहिए और 21वीं आईनी तरमीम को भी उन्होंने कलअदम करार दिया था और ये कहा था कि पार्लियामेंट को ऐसी तरमीम ही नहीं करनी चाहिए कि जिससे इस तरह का निज़ाम कायम किया जाए। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत। ये वो बाकी जजेस हैं जो कि 8 मुमकिन तौर पर जजेस बनते हैं और इन जजेस में से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट 7 रुकनी बेंच बना सकती है जो कि बनना चाहिए आइडियली इन अपीलों के ख़िलाफ़, या फिर 8 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। और अगर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ख़ुद बेंच की सरबराही करते हैं तो फिर ये हो सकता है कि ये 9 रुकनी बेंच भी हो, लेकिन ज़्यादा जो खदशा या ज़्यादा इम्कान जो है वो ये है कि ये 7 रुकनी बेंच होगा। और फिर अब ये देखना होगा कि ये बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बनता है या चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ख़ुद इसकी सरबराही करते हैं, क्योंकि ये बात बार बार ज़ेर बहस आती है कि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा जो कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं उनका मौक़िफ़ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बहुत वाज़ेह है और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के को नहीं होना चाहिए। जिस भी तरह के ट्रायल्स हैं वो सिविल अदालतों में चलने चाहिए और जो सिविलियन का अदालती निज़ाम मुल्क में कायम है और जो राइज है उसी को आगे चलना चाहिए। तो अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है जो अगले 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से खुलने जा रहा है। पहले भी 3-4 माह हम इसको बार बार देखते रहे, इसके अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हुई जो इससे पहले मैंने वीडियो में आपके सामने रखी थी। जब अब ये केस फ़िक्स होगा तो इसकी मज़ीद जो सिमत है वो हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी और फिर हम शायद ये कहने के काबिल होंगे कि ये जो बेंच बन गया है ये इसको किस तरह से देखेगा, अपीलों को सुनेगा भी, अपीलों के मेंटेनेबल यानी काबिल समात होने का क्या फ़ैसला आएगा। इन तमाम मामलों को बेंच की तश्कील के बाद एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।